नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस बुलेटिन की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत, जल समितियों, ग्रामीण जल और स्वच्छता समितियों के साथ किया संवाद। पीएम ने जल जीवन मिशन ऐप भी किया लॉन्च। नैनो तरल यूरिया का ड्रोन से छिड़काव का सफलतापूर्वक किया गया परीक्षण। मनसुख मंडाविया ने कहा, भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला विश्व का बना पहला राष्ट्र। पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद अब 11 अक्टूबर 2021 से होगी शुरू। किसानों को असुविधा से बचाने और उनके हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने किया फैसला। कृतज्ञ राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जयंती पर कर रहा है याद। साथ ही देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी है 118वीं जयंती। दोनों विभूतियों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और जल समितियों और ग्रामीण जल और स्वच्छता समितियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जल जीवन मिशन ऐप की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन के 2 वर्ष ई पुस्तिका का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को नल से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ने हितधारकों के बीच जागरूकता में सुधार लाने और मिशन के तहत योजनाओं की अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ग्राम पंचायतों और ग्राम जल और स्वच्छता समितियों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने उनसे पूछा कि पानी की कमी की समस्या को कैसे सुलझाया गया है और हर घर नल योजना और जल जीवन मिशन से लोगों, विशेष रूप से महिलाओं को कैसे लाभान्वित किया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायतों और पानी समितियों से जुड़े लोगों ने प्रधानमंत्री से अपने विचार साझा किए। सुधा जी, अब आपके गांव में हर घर को नल से जल मिलने लगा है। पहले तो एक भी घर में नल कनेक्शन नहीं था। इसे माताओं बहनों का कष्ट जरूर कम हुआ होगा। आपका अनुभव क्या है? சுதா அவர்களே, இதற்கு முன்னர் உங்கள் கிராமத்தில் ஒரு வீட்டிலும் குழாய் தண்ணீர் இருக்க முடியாது. இப்போது அனைத்து வீடுகளுக்கும் குழாய் தண்ணீர் கிடைத்திருக்கிறது. இதன் மூலம் நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள்? மாண்புமிகு பிரதம மந்திரி அவர்களுக்கே வணக்கம். எங்கள் ஊரில் ஒரு தெருவுக்கு 2 குழாய் தான் இருக்கும். இப்போ வந்து வீட்டுக்கு வீட்டு குழாய் கொடுத்துருக்கோம் சார். ஐயா, அதனால மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके पहले हमारे गली को 2 नल ही रहता था। अभी जल जीवन मिशन से हमारे ग्राम के 412 घरों को नल के द्वारा पीने का पानी मिल रहा है। इससे हमें बहुत खुशी हुई जी। सुधा जी, मुझे कई वर्षों से मैं तमिलनाडु आता रहा हूँ, वहाँ से लोगों से भी मिलता रहा हूँ और मुझे हमेशा तमिलनाडु के प्रति बड़ा गौरव रहा है। और मुझे पता है आपके गांव का शिल्क बड़ा मशहूर है। कुछ उसके बारे में बताइए ताकि देश वालों को पता चले कि हमारे यहाँ गांव में भी क्या ताकत है। सुधा जी, बताइए जरा। சுதா அவர்களே, நான் அடிக்கடி தங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறேன். உங்கள் ஊரில் ஆரணிப்பட்டு மிகவும் பெருமையாக உள்ளது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இதை பற்றி தங்களின் கருத்து தெரிவிக்க முடியுமா? ஆமாங்க ஐயா, எங்கள் ஊரிலே வந்து 20 வீட்டுகளுக்கு பட்டு தெரியும். ஆரணியிலே பட்டு தான் ஃபேமஸ். அதை ஏற்றுமதி உள்நாட்டுக்கும் வெளிநாட்டுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யுது சார். அதனால நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம். जी प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ 51
सिल्क आर्नी सिल्क बनता है, यह बहुत मशहूर है। हमारे गांव के 20% के लोग यह सिल्क बनाने में लगे हैं। आर्नी सिल्क विश्व मशहूर है। इस सिल्क को स्वदेश और विदेशों में भी निर्यात होता है। इसे हम बहुत खुशी हूँ जी। पीएम मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। ग्राम स्वराज का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। ग्राम स्वराज का मतलब सिर्फ पंचायतों में चुनाव कराना, पंच सरपंच चुनना, इतना ही नहीं होता है। ग्राम स्वराज का असली लाभ तभी मिलेगा जब गांव में रहने वालों की गांव के विकास कार्यों से जुड़ी प्लानिंग और मैनेजमेंट तक में सक्रिय सहभागिता हो। इसी लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा विशेषकर जल और स्वच्छता के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को दी गई है। आज एक तरफ जहां ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पीएम मोदी ने हर घर जल पहुंचाने में ग्राम पंचायतों और पानी समितियों की भूमिका की जमकर तारीफ की। पानी का एक छोटा सा कुआं लोगों की प्यास बुझा सकता है, जबकि इतना बड़ा समुंदर ऐसा नहीं कर पाता। ये बात कितनी सही है। कई बार हम देखते हैं कि किसी का छोटा सा प्रयास बहुत से बड़े फैसलों से भी बड़ा होता है। आज पानी समिति पर भी यही बात लागू होती है और ये भी गर्व की बात है कि जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी समितियों में 50% सदस्य अनिवार्य रूप से महिलाएं ही होती हैं। ये देश की उपलब्धि है कि इतने कम समय में करीब 3.5 लाख गांवों में पानी समितियां बन चुकी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी से लेकर 2019 तक हमारे देश में सिर्फ 3 करोड़ घरों तक ही नल से जल पहुंचता था। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 5 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। कम ही लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों को हर रोज किसी नदी या तालाब तक क्यों जाना पड़ता है? आखिर क्यों नहीं पानी इन लोगों तक पहुंचता? मैं समझता हूं जिन लोगों पर लंबे समय तक नीति निर्धारण की जिम्मेदारी थी, उन्हें यह सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए था, लेकिन ये सवाल पूछा नहीं गया क्योंकि ये लोग जिन स्थानों पर रहे वहां पानी की इतनी दिक्कत उन्होंने देखी नहीं थी। ऐसे लोगों ने कभी गरीबी देखी ही नहीं थी, इसलिए गरीबी उनके लिए एक आकर्षण रही, लिटरेचर और बौद्धिक ज्ञान दिखाने का जरिया बन गई। इन लोगों में एक आदर्श गांव के प्रति मोह होना चाहिए था, लेकिन ये लोग गांव के अभावों को ही पसंद करते रहे। मैं तो गुजरात जैसा राज्य से हूं जहां अधिकतर सूखे की स्थिति मैंने देखी है। मैंने ये भी देखा है कि पानी की एक एक बूंद का कितना महत्व होता है। इसलिए गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों तक जल पहुंचाना और जल संरक्षण मेरी प्राथमिकताओं में रहे।
और आइए अगली खबर की ओर हम चलते हैं। और अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से लोगों से बातचीत की और नैनो तरल यूरिया का सफल परीक्षण को लेकर के हम आपको खबर बताते हैं। मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में तरल नैनो यूरिया का सफल परीक्षण किया गया। गुजरात के भावनगर में तरल नैनो यूरिया का ड्रोन से छिड़काव करने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में किसान भी उपस्थित थे। और आपको बता दें कि तरल नैनो यूरिया का ड्रोन से ये प्रायोगिक परीक्षण इफ्को द्वारा किया गया। इफ्को नैनो तरल यूरिया विकसित करने वाली कंपनी है और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस प्रायोगिक परीक्षण को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। और आपको बता दें कि भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आज न केवल नैनो यूरिया का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है और जब से इसका उत्पादन शुरू हुआ तब से ही किसान इसे बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। आपको बता दें कि जून में इसका उत्पादन शुरू हुआ और तब से अब तक नैनो यूरिया की 50 लाख से अधिक बोतलों का उत्पादन कर लिया गया है और नैनो यूरिया की प्रतिदिन 1 लाख से अधिक बोतलों का उत्पादन किया जा रहा है। उर्वरक और कीटनाशकों के पारंपरिक छिड़काव को लेकर लोगों के मन में कई सवाल और शंकाएं बनी हुई हैं। छिड़काव करने वालों के स्वास्थ्य को इससे होने वाले संभावित नुकसान के बारे में भी चिंता व्यक्त की जाती है और जब ड्रोन से इसका छिड़काव किया जाता है तो इन सवालों और समस्याओं का समाधान भी मिलता है। ड्रोन से कम समय में अधिक से अधिक क्षेत्र में छिड़काव किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि किसानों का समय भी बचेगा और जो छिड़काव की लागत है वो भी कम होगी और इससे किसानों की आर्थिक बचत भी होगी। आपको बता दें कि तरल नैनो यूरिया बहुत कम समय में ही पारंपरिक यूरिया के एक प्रभावी विकल्प के रूप में सामने आया है। तरल नैनो यूरिया के उपयोग से किसानों को आर्थिक बचत होगी, साथ ही उत्पादकता बढ़ेगी और यूरिया आयात पर भारत की निर्भरता में भी कमी आएगी। ड्रोन के द्वारा तरल नैनो यूरिया का छिड़काव किए जाने से फसलों पर यह अधिक प्रभावी होता है। पंजाब और हरियाणा में हाल ही में आई बारिश के चलते केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं आपूर्ति वितरण मंत्रालय ने पत्र जारी कर दोनों राज्यों में धान की सरकारी खरीद स्थगित करने के आदेश दिए हैं। पहले यह खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, मगर अब धान की सरकारी खरीद 11 अक्टूबर से शुरू हो सकेगी। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे से। केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के लिए धान की खरीद के लिए 11 अक्टूबर से सुचारू व्यवस्था जारी रखने का एक पत्र लिखा है। इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खाद्य एवं जन वितरण प्रणाली विभाग के सचिव सुधांशु पांडे जी। किसानों को हर साल 1 अक्टूबर से धान की खरीद हो जाती है, लेकिन इस बार 11 से हो रही है, क्या वजह है? हर साल हरियाणा में करीब 5-6 दिन पहले खरीद शुरू होती है, लेकिन वहाँ जितनी बारिश हुई उसको देखते हुए राज्य सरकार ने खुद उसकी डेट रिवाइज करके 1 अक्टूबर कर दी और उसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट भी किया 1 दिन पहले ही कि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसमें रिलैक्सेशन दिया जाए। आज जो पैडी में मॉइस्चर कंटेंट है वो 18 से 22 और 23% तक है, जबकि खरीद के लिए, अच्छी खरीद के लिए, अच्छी मिलिंग के लिए ये मॉइस्चर कंटेंट 17 तक होना चाहिए। और हमने सभी राज्य सरकारों को हिदायत दी है कि मंडी में ख़ास तौर से पैडी के लिए उसको सुखाने के लिए ड्रायर की व्यवस्था हो, प्रॉपर बिजली की व्यवस्था हो, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें और जिसके लिए भारत सरकार पैसा देती है
मानसून की बारिश होने से किसानों की जो पैसे खाते में जाने हैं उनको लेकर किसी तरह का असर पड़ेगा? इसके अलावा जो खरीद है उस पर भी कहीं इस पर असर पड़ सकता है? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा सभी किसानों को और राज्य सरकारों को भी कि जो भी राज्य सरकारों के साथ टारगेट निर्धारित हुआ है खरीद का, उसका पूरा पालन होगा। तो यदि खाद्य एवं जन वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे, जिनका मानना है कि भारत सरकार धान की सुचारू खरीद के लिए न केवल पूरी तरह प्रतिबद्ध है बल्कि उनके उत्पाद का वाजिब दाम किसानों को मिले उसके खाते में पहुंचाने के लिए पूरी तरह गंभीर भी है। मेरे सगी कैमरामैन सुमित के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। कृतज्ञ राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश में और भारतीय दूतावासों द्वारा विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बापू को उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती मनाई जा रही है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान श्वेत क्रांति को उन्होंने बढ़ावा दिया था। भारत के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए शास्त्री जी ने 1965 में भारत में हरित क्रांति को भी आगे बढ़ाया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा, मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित शास्त्री जी का जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की। कृषि मंत्रालय ने साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर धान की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान धान की कुल पैदावार 107.04 मिलियन टन अनुमानित है। ये बीते 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 तक 97.83 मिलियन टन की औसत उपज की तुलना में 9.21 मिलियन टन अधिक है। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई में अब अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। धान का रकबा बीते साल से 84,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 4,14,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4,13,34,000 हेक्टेयर में हुई थी। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल की शुरुआत में अच्छा इजाफा हुआ है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात महज 14,31,516 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 16,80,864 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 4 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 17 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 52,69,027 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 30,31,616 टन का ही हो सका था। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक बीते दिनों के मुकाबले सुस्त रही।
इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की मोहम्मदी मंडी में 30 सितंबर को सामान्य धान का भाव रहा 1460 रुपए। 1 अक्टूबर के इसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 1450 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की संडीला मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदे 60 रुपए की तेजी के साथ हुए। यहाँ 1 अक्टूबर को सामान्य धान का भाव रहा 1630 रुपए, जो 30 सितंबर को 1570 रुपए था। वहीं महाराष्ट्र की आमगांव मंडी में धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 30 सितंबर को धान का भाव था 1410 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके सौदों में 15 रुपए की गिरावट आई और भाव 1395 रुपए पर आ गया। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिल की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले 69,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में खरीफ तिल की बुआई 13,31,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये रकबा 13,99,000 हेक्टेयर रहा था। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,96,45,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सुस्त बनी हुई है। इक्का दुक्का मंडियों में ही तिल बिकवाली के लिए पहुंची है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान तिल के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहाँ 30 सितंबर को तिल का भाव रहा 14,750 रुपए। 1 अक्टूबर को इसका भाव बिना किसी उतार चढ़ाव के 14,750 रुपए पर बना रहा। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। अरुणाचल प्रदेश में अदरक के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अदरक के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। किसान धान की कटाई कर सकते हैं। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। यहीं मटर की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ ब्रोकली की बुआई कर सकते हैं। ब्रोकली के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही फूल गोभी और पत्ता गोभी भी बोएं। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत में भी पर्याप्त नमी बनाकर रखें। इसके अलावा किसान उड़द के खेत में निराई करें। इस समय उड़द के खेत से खरपतवार भी निकालें। अरुणाचल प्रदेश में उड़द के खेत में सिंचाई भी करें किसान। असम में फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। किसान बैंगन की बुआई कर सकते हैं। यही मक्का की बुआई भी कर सकते हैं किसान। मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। अभी धान के खेत में निराई करते रहें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। इसके अलावा मूंग और उड़द के खेत में निराई कर लें। वहीं नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। असम में टमाटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। यहाँ मूली और गाजर की बुआई करते रहें। साथ ही पालक की बुआई भी कर लें किसान। इस समय किसान कद्दू भी बो सकते हैं। इसी तरह मसूर और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। असम में सरसों की बुआई करने के लिए उचित समय है।
समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।